अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज काफ़ी अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी तरह से पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है भी और नहीं भी, और यही सबको अंदेशा है कि जिस तरह का ये सेटअप है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पोजीशन जो है वो काफ़ी मजबूत होगी। और अब हमें नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ मामलात पर शहबाज शरीफ साहब को कोई भी डिसीजन करने में मुश्किलात का सामना है। उसमें पीपल्स पार्टी की हिमायत दरकार है, उनकी बात सुनना पड़ेगी। पहले हमने देखा कि इरसा के चेयरमैन की तैनाती का फैसला भी उन्हें वापस लेना पड़ा, तो अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो निजकारी के मामलात हैं उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर पीपल्स पार्टी ने सामने रख दिए हैं। ख़ास तौर पर PIA की निजकारी के हवाले से बिल्कुल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से रजामंद नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि NFC अवार्ड की रिव्यू के ऊपर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और भी कई सारे मैटर्स हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से नज़र नहीं आ रही कि कन्विंस्ड हो PMLN के साथ। तो फिर ये कैसे कानून साजी होगी, जबकि ये सब चीज़ें IMF की डिमांड हैं और IMF को यकीन दहानी कराई जा रही है हुकूमत की तरफ से कि ये सब हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा अगर पीपल्स पार्टी उनका साथ नहीं देगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जनाब कुछ जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। क्या आजकल बयानात चल रहे हैं उसके हवाले से भी बात होगी। मियाँ साहब किधर हैं, क्या सोच रहे हैं, और फिर ये भी कि जो ओवरऑल पाकिस्तान में आफ्टर इलेक्शन माहौल है वो क्या है। अभी तक हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं उनमें ख़ास तौर पर X जो है वो बंदिश का शिकार है, और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में उसका फैसला चलने के बावजूद भी उसको नहीं खोला गया। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से भी डिमांड आ गई है कि इसको बहाल किया जाना चाहिए। इसको बंद रखने में आखिर क्या हिकमत कार फरमा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। PTI के भी कुछ मामलात की बात करेंगे, और PTI की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार नज़र आ रही है। मुख्तलिफ रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों में मसरूफ़ हैं। ये सब क्या हो रहा है इसके हवाले से भी बात होगी। आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आगाज़ करते हैं इमरान साहब से। सर, सबसे पहले जैसे बात मैं कर रही थी कि एश्योरेंस करवाई जा रही है IMF को कि जी हम सब कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी अग्री नहीं करती हुई नज़र आ रही, तो इनकी सेटलमेंट हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए, इत्तेहादी पार्टियों में आपस में कोई इख्तलाफात पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, ना ही कोई नई बात है। ये हमेशा से होता है और हमेशा होता रहेगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप ये देखें कि ये मामला तय हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की सियासत है क्या? देखें, पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल बराह रास्त क्यों नहीं हो रही? इसी वजह से कि पीपल्स पार्टी ये समझती है, पीपल्स पार्टी के वो लोग जिनसे हमारी खुद अपनी बात हुई है, वो ये समझते हैं कि ये सेटअप जितनी देर भी चले, अगर इलेक्शन की तरफ हमने जाना है तो अल्टीमेटली हमने फिर इलेक्शन जो लड़ना है वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ लड़ना है। तो अगर हम सारे मामलात में इस तरह आसानी से मान जाएंगे तो फिर हम जाके अवाम के सामने बात क्या करेंगे? तो असल वो अपने वो मान जाएंगे, हाँ जी, वो मान जाएंगे, लेकिन इसलिए कि जी मुल्क के वसीतर मफाद में हम मान गए थे, हम तो चाहते नहीं थे। ये तो वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर बेसिक पीपल्स पार्टी की सियासत के बेसिक निकात हैं, जिनमें से 18वीं तरमीम, और फिर यानी जिसमें वो NFC अवार्ड की सूबों के हुकूक की बात करते हैं, उनकी खुद मुख्तारी की बात करते हैं। फिर ये जो PIA की निजकारी का मामला है उसके हवाले से भी उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हमेशा से इसके ऊपर सियासत का महवर रहा है ये सारा मामला। अगरचे बहुत सारे लोग इस बात पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके दौर में बहुत ज़्यादा नौकरियां इजाफी भर्ती की गई हैं PIA में, जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ है, और वो तनकीद पे भी अलग से बात हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये उनका एक रहा है हमेशा से दुर्रा इम्तियाज़ कि वो इसको ओन करते हैं कि वो इदारों की निजकारी के ख़िलाफ़ है। तो ये तो बेसिक स्टांस है ना सर, ये छोटा मोटा कोई इख्तलाफी नुक्ता नहीं है, ये तो उनकी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ है। अच्छा समीना, देखें, बात ये है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की बात नहीं है। बात तो है मुल्की निज़ाम को चलाने की, मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लाने की, माशी हालात को ठीक करने की, आलमी सतह पे आपके आलमी इदारों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको स्टेबल करने की। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप अपने जहन में रखें तो आपको एक बात देखना होगी कि इख्तलाफात अगर आपके दरमियान हैं भी तो उनको पब्लिकली इस तरह से ना उछाला जाए कि जिससे आप दूसरों को क्या बाहर क्या दिखाएंगे। ये जो मैं पब्लिकली तो इसलिए कर रहे हैं ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि हमने स्टैंड लिया हुआ है। असल यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ बात जो मैंने आपके पहले सवाल के जवाब ये पब्लिकली क्यों हो रहा है? ये मुल्की मफाद में नहीं हो रहा, ये सियासी मफाद में हो रहा है। और मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, आप नोट कर लें कि अल्टीमेटली
अच्छे बच्चों की तरह पीपल्स पार्टी में मान जाएगी, क्योंकि ये बातें ऑलरेडी तय हो चुकी हैं। और ये जो मुल्क को मुश्किलात से निकालना है वो उसी सूरत में है कि आप प्राइवेटाइजेशन भी करेंगे और ये जो चीज़ें हैं इन सब पे आपको अमल करना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी खबर है। मैं इस वक्त वेलकम करूंगी शो पे खावर घुमन साहब को, सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद। खावर घुमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इमरान साहब का आपने तज्जिया सुना है और उनकी ये प्रेडिक्शन भी है कि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी मान जाएगी और बहुत सारे मामलात में वो लचक दिखाते हुए अपने जो प्रिंसिपल स्टैंड सुन के रहे हैं हमेशा से, उस पर कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी मुल्क के वसीतर मफाद में। तो आपकी खबर क्या है, इक़्तिदार के ऐवानों से क्या पता चल रहा है? देखें, सबसे पहला काम तो ये होना है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होना है, काबीना का हिस्सा बनना है। देखिए, ये मुमकिन नहीं हो सकता है कि आप हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठें और हुकूमती जो इक़दाम हैं उनको आप तनकीद का निशाना भी बनाएं। ये मुमकिन नहीं हो सकता। मतलब एक तरफ आप ये भी कहें कि हम इस हुकूमत को वोट दे रहे हैं, लेकिन चूंकि जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं, हुकूमत जो फैसले करेगी, काबीना जो फैसले करेगी, उसके हम हक में नहीं है। अभी जो निजकारी की बात हो रही है, जाहिर है निजकारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या उस पोजीशन से पीछे हटेगी? मेरे ख्याल में इमरान साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि एक सतह के ऊपर फैसला तो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये करके जाना था, खासतौर पर जो PAE की निजकारी है और बाकी ये जो बिजली की तकसीमकार कंपनी है उनकी भी निजकारी होनी है। देखिए, दो इश्यूज हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की रियासत को लाग है, जिनका हल होना बड़ा जरूरी है। वो ये है कि जो इस वक्त पार्लियामान मौजूद है, नेशनल असम्बली मौजूद है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसकी एक लेजिटिमेसी का बड़ा सीरियस क्राइसिस है। वो एक ही सूरत में उसको हल होना है कि जो तमाम सियासी जमातें इस वक्त जो पार्लियामान का हिस्सा हैं उनको मिल बैठना है और मिल बैठ के इसका को हल निकालना है। और हल किस तरह निकलेगा, मेरे ख्याल में सियासतदानों को इस बात का बड़ा अच्छी तरह इल्म है कि हल कैसे निकालना है। और जितना जल्दी ये एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जाहिर है जो इंतखाबी अमल के ऊपर सवालिया निशान है, नताइज के ऊपर सवालिया निशान है। तो 2013 में भी एक मामला हुआ था, एक कमीशन बन गया था, आपको याद होगा। ये तो आप वो बात कर रहे हैं खावर घुमन साहब कि होना क्या चाहिए कि सब मिल बैठे और हल निकाल लें। अब वो बताइए कि जो आपको होता नजर आ रहा है, इसके इम्कानात नजर आ रहे हैं? क्योंकि इधर तो PTI का तो साफ मौकिफ है कि मैंडेट की वापसी के अलावा हम नहीं इनके साथ बैठ सकते, और उधर उन दोनों जमातों का भी अपना ज़ाहिर है एक मौक़िफ़ है कि वो तो ये तो नहीं कर सकती कि मैंडेट कहें कि जी ले लें आप अपना वापस। तो ये कैसे फिर मामला इससे आगे बढ़ेगा? देखिए, हमेशा ये होता है कि जब भी किसी मामले के ऊपर जब बार्गेन शुरू होती है तो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होती है कि तरफ जो है वो मैक्सिमम मांग रही होती है। लेकिन जब आप मिल बैठते हैं, पहला काम तो ये होना है कि क्या आपने मिल बैठना है कि नहीं। एक टेबल के ऊपर आप बैठ के इस बात का जो मामला है इस वक्त उसका हल निकालना या नहीं निकालना। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये हल नहीं निकलना तो मुझे ये हुकूमत, ये निज़ाम बिल्कुल 6 महीने भी चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त जो उम्मीद है मुझे वो ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ज़ाहिर मसलन जो है सदारत के ऊपर पहुंच गए हैं और वो एक कौना-मश्क सियासतदान है, दहाइयों का उनके पास तजर्बा है। उनको इस बात का इल्म है कि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि एक बड़ी सियासी कुव्वत को आप जो ताकत का जो सारे का सारा जो तकसीम है उसे बाहर रख के आप निजाम को आगे चला नहीं सकते। किसी ना किसी सतह के ऊपर आपको उसको एंगेज करना पड़ता है। पिछले हफ्ते हावर साहब कुछ लोग ये कहते हैं और मैं खुद भी ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आपने जो बात की, जो अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, वो भी ये इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं मिल बैठने की जो बात है उस पर अमल शुरू भी हो गया और ये आपस में मिल बैठेंगे। जी बिल्कुल। देखें, आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते एक खबर हमने देखी कि जी हफ्ते का बैन लग गया है बानी PTI के ऊपर। तमाम तार उनके साथ मुलाकातें बंद, ना उनके वकला मिलेंगे, ना उनके जो बाकी पार्टी के लोग हैं। वो 24 घंटे हमने देखा बैन वो कायम नहीं रहा और अगले दिन तमाम लोगों की मुलाकातें होना शुरू हो गई। और गुज़िश्ता रोज़ा आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब बगैर प्रोटोकॉल के गए और वो जाके मिल के, मेरे ख्याल में कोई इफ्तारी के बाद भी वक्त मिल के गए। और टाइमिंग वैसे खबर क्या अंदर की, उसमें ऐसी क्या राजदारी की बात थी? अक्सर ये बात हो रही कि कोई खास मैसेज लेके गए हैं अली अमीन साहब।
देखिए, मैं जो आप कोशिश कर रहा हूँ, मैं मतलब इस्लामाबाद में मुझे पिछले 25 साल हो गए जो छोटी मोटी सहाफत करते हुए। प्रॉब्लम ये है कि जो मैं कर रहा था ना कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि निज़ाम को आप इस चलाएं। एक जो बड़ी सियासी कुव्वत है वो चाहे कोई भी हो, मतलब आज पीटीआई की जगह फर्ज करो नून लीग है, नून लीग की जगह फर्ज करे पीपल्स पार्टी रख, सिस्टम से बाहर रख के आप कहेंगे कि नहीं जनाब आला ये सिस्टम के अंदर ये बिल्कुल कोशिश नहीं है और हम कोशिश है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ आज हम देख रहा था कुछ वज़रा के उनके बयानात जनाब ये तो मुल्क दुश्मन जमात है। इसी तरह हमने सुना था, आपको याद होगा इमरान साहब के एक जमाने में पीपल्स पार्टी सिक्योरिटी हुआ करती, बिल्कुल ऐसे सारी मुल्क दुश्मन रही है अपने अपने टाइम पे। लेकिन हाँ, आपको याद है एतजाज हसन साहब के हवाले से क्या इल्जाम तराशियां हुई थी कि सिखों की लिस्टें दे दी। और फिर हमने देखा कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, वो जनाब आला वो मुल्क दुश्मन ताकतों से साथ मिल बैठे हैं। ये मुल्क दुश्मनी के ये तो तमगे हमारे सियासतदान देते रहते हैं, ये इससे मामला आगे नहीं बढ़ने। वाहिद हाल मुझे एक ही नजर आ रहा है कि इनको बात करनी है, बात करनी पड़ेगी। अमर गुमान साहब, एक चीज चलिए मैं अभी आपके पास दोबारा इस पे बात भी लेती हूँ, लेकिन मुझे जरा चौधरी साहब से भी ये बात करनी है, चूंकि आप जो ये बात कह रहे हैं ये बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, मुझे तो ये बज़ाहिर नजर आ रहा है कि आपने पीटीआई को अगर आउट किया भी हुआ है, आप ना भी उससे इंगेज करें, आपके पास नंबर्स भी पूरे हो गए हैं, बज़ाहिर की पोजीशंस पर भी कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं है कि जो कोई बड़ा प्रॉब्लम कर रही हो, तो आप, मैं कल फवाद चौधरी साहब की भी गुफ्तगू सुन रही थी, वो कह रहे थे मई तक बड़ा मुश्किल ही है, अगर इस तरह इन्होंने सेटअप चलाना तो ये हुकूमत चले। लेकिन गिरती हुई मुझे तो नजर नहीं आ रही, वो तो स्ट्रेंथन नजर आ रहे हैं, भले कोई बात करे पीटीआई से ना करे, सब तो कंफर्टेबल पोजीशन में। तो क्यों आपको लगता है कि ये सेटअप मुश्किल में रहेगा अगर पीटीआई को आप इंगेज नहीं करेंगे? चॉइस साहब। नहीं, पीटीआई को इंगेज करना है तो पीटीआई खुद भी इंगेज होने को तैयार है कि नहीं है। देखिए, जो नज़र तो ये आता है कि इमरान खान साहब की रिहाई की दिलचस्पी नहीं है। जो लीडरान बाहर हैं इस वक्त बने हुए, वो हम पंजाबी में कहते हैं कि उजड़े बागां दे गालड़ इमाम होंदे ने, वो राखे बने हुए हैं। वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें जो हैं वो सबने खड़ी की हुई हैं और वो लीडर बन के घूम रहे हैं। इमरान खान साहब की रिहाई की दिलचस्पी कोई ले नहीं रहा और इमरान खान साहब की रिहाई उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकेगी जब तक ये मामला किसी जगह पे स्टार्ट नहीं होगा। और ये बातें जो हैं ये बिल्कुल ठीक है। ब्रवाडो पीटीआई जो एक ब्रवाडो मूड पे जो सियासत रखना चाहती है ना, ये इस तरह से नहीं चल सकता। इसका कोई ना कोई सियासी हल उनको निकालना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें जो मेरे ज़रा ये कहते हैं कि उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को सियासी जो इसके मुज़म्मरात हैं उन पे भी ब्रीफिंग दी है और कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने बताई हैं जिनकी वजह से सेनेट का इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के अलावा भी बहुत सारी बातें उनसे डिस्कस हुई हैं, जिसके बिना पर जो सियासी लोग हैं उनको ये फ़ैसला किया गया कि उनको आगे लाया जाए। क्योंकि इस वक्त जो नज़र आ रहा है पार्लियामान में उनके नंबर भी कम होने हैं पीटीआई के रिकाउंटिंग में, उसके अलावा ना उनको अपोजिशन की सीट दी जानी है, ना पार्लियामानी लीडर का उन्होंने उनको कोई सीट देनी है। और ये बिल्कुल वाज़ेह हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में मसला ये है कि उधर एनएफसी का जो मुतालबा किया गया आईएमएफ का, उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए जो निजकारी का मामला है इसको उन्होंने छेड़ दिया है ताकि जो है वो काउंटर किया जा सके। और जब ये उसी तनख्वाह पे बाद में काम करेंगे किसी भी जमात की, जैसे खावर ने कहा है ना कि ये लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम है, वो जावेद लतीफ़ ने खुद कहा है अपने प्रोग्रामों में कि जब हम उनको ये कहते हैं कि आप हमारे हल्के खोले तो कहते हैं 103 ना खोल दइए। यानी उनके पास जो है लोग, जो बाहर क़यादत है वो इमरान खान की रिहाई में दिलचस्पी नहीं ले रही है, उनकी तरजीह नहीं है। ये बात क्यों कर ऐसे पोर्ट्रे हो रही है? आप भी क्या ये समझते हैं और क्या वो कर सकते हैं? बाहर जो बैठे लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि खान साहब तक तो जो भी मामलात या ऑफर्स पहुंचती हैं बकौल उनके, वो तो वो खुद ही डिनाई कर देते हैं खान साहब। तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? बाहर के लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा चौधरी साहब से इस हवाले से कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त मामला चल रहे हैं, खासतौर पर कि जी लोग उनकी रिहाई के अंदर वो उस तरह उनका इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम है वो हमने देखा, जाहिर है कुछ MNAs बन गए और जाहिर है वो कुछ हिस्सा देख रहे हैं, कोई
चैनल की टिकटों की तकसीम के मामलात हैं, जाहिर है सिस्टम का हिस्सा बन गई है ना। एक सूबे के अंदर आपकी हुकूमत है, अब नेशनल असेंबली के अंदर आप अच्छी खासी तादाद के अंदर हैं, वहाँ पे जो कमेटीज बननी है, कमेटीज की आपको जाहिर बात चेयरमैनशिप आपको मिलनी है, बाकी भी काफी सारे मामलात हैं। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर रहेंगे या इमरान खान साहब जेल के बाहर रहेंगे। एक जो बुनियादी नुक्ता है मेरे ख्याल में, वो पाकिस्तान की अवाम ने अपना जो वॉइस है, अपनी जो आवाज है, वो उन्होंने 8 फरवरी को सुना दी है, और वो ताकत के तमाम ईवानों के अंदर वो इस वक्त भी नहीं खबर इसके यही एक नुक्ता है जिसके ऊपर वोटें मिली हैं। ये इमरान खान का अंदर आना बाहर आना ही सारी सियासत है। ये मैं आपसे एक और भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज़ उस पर भी ज़रा देखिए। आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताइए कि पीटीआई की जो लीडरशिप आई है उन्होंने कौन सा ऐसा एक लाएमल तैयार किया है उनकी राय के लिए कि जो अवाम के सामने उन्होंने रखा है, जो अपने वोटर्स के सिर्फ वोटें लेके पार्लियामेंट में पहुंचना तो नहीं है ना। देखिए अवाम ने उनको वोटें दी इमरान खान को, इनमें से कोई भी शख्स जो है वो अगर कहे कि इमरान खान के टिकट के बगैर वो जीत के आया तो दैट इज़ ऑब्वियसली एक फजूल बात होगी। तो इमरान खान साहब की राय के लिए पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर है उन्होंने क्या प्लान दिया? देखिए थोड़ा सा जो साहब यहाँ पे मेरे ख्याल में पीटीआई को आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देना पड़ेगा। पीटीआई ने जिस माहौल के अंदर सर्वाइव किया, खासतौर पर प्री इलेक्शन और अभी पोस्ट इलेक्शन के भी हालात आपके सामने ही हैं, और ये जो दोबारा गिनतियां शुरू हुई हैं, एक माहौल जिस माहौल के अंदर वो इस वक्त मौजूद हैं, उसके अंदर ये जो है ना कि यार उनको ये करना चाहिए था। ये एक खास तौर पर उनकी जो वकला की टीम है, मैं इस बात पे आपके साथ एग्री करता हूँ कि ये जो एक उनके लीगल टीम की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, वो उस अंदाज से मिसिंग है। लेकिन अगेन मैं वो उसी बात पे दोबारा आऊंगा। देखें आपकी बात मुख्तलिफ नजरों से इसके ऊपर हम आर्गूमेंट कर सकते हैं, एक सब्जेक्टिव एक बहस इसके ऊपर हो सकती है। मेरी जो बुनियादी जो मैं बात के ऊपर जोर देना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें अवाम की तरफ से एक राय आ गई है, बेशक आप इनकी सीटें ले लें, ये जो 100 के 100 लोग जिनको आप MNAs मौजूद हैं या सूबों के अंदर मौजूद है, उनके बेशक दोबारा रिकाउंटिंग के अंदर इनको हरा दे, सबको हरा दे। मैं ये बात अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियासत है, देखें 240 मिलियन का मुल्क है, पूरी दुनिया की नजरें आपके ऊपर हैं, दुनिया की आप 5वीं एक बेशक टूटी फूटी जमहूरियत है। ये जो टूटी फूटी जमहूरियत है, आपके आइन का जो पहला सफा ये कहता है कि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे जो है इस रियासत को चलाएंगे, एक मुकद्दस अमानत के तौर पर वो इक़्तिदार को इस्तेमाल करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मुकद्दस अमानत सर वो तो फिर नहीं हुआ ना 8 फरवरी को, वो तो फिर नहीं हुआ ना, जो होना था वो तो नहीं हुआ। मैं बात थोड़ी सी कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात ये है कि ये आइन की जो भी जमहूरियत की बातें आपको 1 मिनट जज साहब उन्हें पॉइंट वो आखिरी बता रहे थे। के पास क्या लोग जो हैं वो निकलेंगे, ज़ाहिर लोगों ने वोट डाल दिए, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। अब इससे आगे करना क्या, कोई सियासी लाएमल तो नजर नहीं आ रहा, कोई हमें कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही ना, हम कोई उनके ऊपर हम तो पूछना चाह रहे हैं। मैं चौधरी साहब यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त जो जिम्मेदारान है, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप एक जाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब एक जिम्मेदार है ना, वो एक सदारत के मनसब के ऊपर पहुंचे हुए हैं। बाकी फॉर एग्जाम्पल जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी जिनके पास मुख्तलिफ होते हैं, आप इस वक्त देख रहे हैं पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है नेशनल प्रेस वो सड़कों के ऊपर हैं। आप देखें GDA समेत PTI जो सिंध के अंदर वो सड़कों के ऊपर हैं, जमात इस्लामी JUIF तमाम जो इस तरह की जमातें हैं वो सड़कों के ऊपर हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेशक ये सब्जेक्टिव भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये PTI की ये मसाइल हैं, उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है या फलानी जमात ये कह रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रियासत ने अगर इस सारे मामले के ये जो तकसीम है इसको सही अंदाज से नहीं सुलझाना तो मैं आपकी जो बात से मतलब अक्स कर रही हूँ खबर गुमन साहब, वो ये है कि ये सिर्फ PTI का मसला नहीं है कि PTI को सिस्टम में इन रखना है आउट, ये रियासत के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वो खुद उनके लिए भी वो रास्ता जो है वो उनको निकालना पड़ेगा। ये शायद आप ये आप कह रहे हैं, राइट, कि आपको आवाम की आवाज सुननी पड़ेगी। ठीक, अच्छा किसी भी तरफ से जी ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चलिए पॉइंट सामने रख दिया। ये सिर्फ PTI को स्ट्रेटजी नहीं बनानी, मतलब मैं जो घुमन साहब की बात से इमरान साहब समझी हूँ, बल्कि ये रियासत के लिए भी ज़रूरी है कि जो तमाम उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप रखें, और उसमें एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर अगर PTI है तो आप उसको सिस्टम से आउट नहीं रख सकते। आपको क्या सर नज़र आ रहा है ये सिस्टम जो है, अब बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो PTI से ना भी बात करें तो नंबर गेम पूरी है, जो मर्जी कानून साजियाँ करें, अहदे पे तैनातियाँ करें, एक्सटेंशंस दें, जो मर्जी करें, वो हर चीज़ के लिए अब अपने खुद मुख्तार नज़र आ रहे हैं।
तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो पीटीआई को एंगेज करें? समीना, पहली बात तो ये कि मैं खावर गुमन साहब की इस बात से इतफाक़ करता हूँ। दूसरी बात ये कि अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि रियासत ने फैसला करना नहीं, रियासत ये फैसला कर चुकी है क्या कि उसने सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है, और ये मामला अगर मुल्क ने आगे बढ़ना है तो फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन एक फैसला वो ये भी कर चुकी है कि 9 मई माइनस होगा। 9 मई के जो मामलात हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ तो किसी तरह की कोई रायत नहीं की जाएगी। -9 मई वो पीटीआई के जो लोग हैं उनको भी साथ चलाएंगे, और इसीलिए आप देखिए सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब हों या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हों, उन दोनों के अगर आप बयानात देखें तो वो भी ऑलरेडी ये बयान दे चुके हैं। लिहाजा आपको तो फिर अगर 9 मई की बात है तो फिर तो सारी पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके तो सारे के ऊपर 9 मई के मुकदमात। गुजारिश ये है कि मुकदमात होना एक अलग बात है, मैं इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूँ। मुकदमात तो माजी में नवाज शरीफ पे क्या क्या नहीं रहे, माजी में आसिफ अली जरदारी पे क्या क्या नहीं रहे। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि कुछ लोगों को सजाएं हो जाएंगी, कुछ बच जाएंगे? हाँ जी, जो इन्वॉल्व हैं उनको तो सजाएं होंगी, और जो वैसे धक्के ना तोड़ना ही लगा है वो उनका मामला तो उनके लिए रावी चैन लिख देगा, आसानियां हो जाएंगी और वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। चलिए, मुझे ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन मैं खावर गुमन साहब से एक और इशू पे जरूर कमेंट लेना चाह रही हूँ। खावर गुमन साहब, मियाँ साहब की सियासत क्या है अब? क्या उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया है, वापस जा रहे हैं? इकोनॉमिस्ट ने आज जो लिखा है वो भी ये बता रहे हैं नवाज शरीफ साहब बड़े शदीद डिप्रेशन में हैं, और ख़ास तौर पर जो NA 130 की एक तलवार हर वक्त लटकी हुई है वो भी उनको बड़ी सुबकी पहुँचा रही है। तो मियाँ साहब की सियासत पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, मेरी राय में मेरे जब ये इलेक्शन ट्रांसमिशन हो रही थी तो मेरे से उस वक्त ये सवाल किया गया था, तो मैंने ये कहा था कि बड़ा अच्छा होता है एक आइडियल सिचुएशन जब इंतखाबी नताए जाना शुरू हो गए थे तो जनाब मोहतरम जो है पंजाब की हुकूमत जो भी है वहाँ पे अपना कोई बंदा जो भी बिठाना है किसी को देते, और मरियम साहिबा को लीडर द अपोजिशन यहाँ पे हाउस के अंदर उनको बनाते, और बिल्कुल बड़ा जनरसली वो पीटीआई कहते जी आप इलेक्शन जीते हैं और ये भी आज़ाद लोग हैं, आप हुकूमत बनाएं और मामला तो आगे बढ़ता। लेकिन फॉर सम ऑड रीजन आई डोंट नो, अब जाहिर है उनकी मजबूरियाँ हैं, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब की बहुत ज्यादा मजबूरियाँ हैं, तो करते करते उन्होंने ये बोझ अपने सर उठा लिया। मेरे ख्याल में जितना नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुद को अपने पहले बयानिया बनाया, फिर उस बयानिया के बिल्कुल उल्ट चले, वो नुकसान पहुंचाया। ये जो फैसले हुए हैं हमने देखा, उसके नतीजे में मैं मियाँ साहब की सियासत को फॉर द टाइम बीइंग तो उसका रिवाइवल बिल्कुल ही नहीं देख रहा। आप देख लेना पिछले 4 दिन क्या हुआ है। मोहतरम शहबाज शरीफ का पहला हुक्मनामा वो जो है इरसा की अथॉरिटी का चेयरमैन लगाया, वो 24 घंटे नहीं ठहरा। उसके बाद आपने देखा वजारतों के अंदर जो रद्दोबदल हो रहा है, उसके अंदर आप देख रहे हैं बाकी जो सारे मुफले मामला ऐसे, और खुद इनके लोग कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे कि जनाब आला जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, अज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत तो कठपुतली, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए, ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, और सबसे ज्यादा नुकसान ये मौजूदा सिस्टम के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खासतौर पर मोहतरम नवाज शरीफ साहब को हुआ है। सबसे बड़े जो की प्लेयर हैं और इस वक्त जो विन विन सिचुएशन है वो आसिफ अली जरदारी साहब के पास है, और साथ में मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। आपने तमाम तर जो आपके साथ ये जबर हुआ आपने उसको बर्दाश्त किया, और एक बहसियत पार्टी आपने आपको इंटैक्ट रखा है, आपका वोटर सपोर्टर आपके साथ मौजूद है, और बड़ी मेरे ख्याल में कोई अहम स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हुई हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब से। और देखें, एक मौके के ऊपर जब आपको ये दे दिया गया था ये इख्तियार के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अपना उम्मीदवार वज़ीर आज़म को ले आए, तो फिर इनको फिर नवाज शरीफ साहब को वो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब वो खुद पीछे हटे हैं, या उनको कहा गया है कि जी आपने वज़ारत उज़्मा का ओहदा नहीं लेना, अपने जो छोटे मियाँ साहब को ही वज़ीर आज़म बनाना है, तो ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब खुद ही बता सकते हैं। लेकिन मैं मुस्तकबिल करीब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के अंदर मजीद जो है वो गिरावट देख रहा हूँ। वो एक होता है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की आपको राइज नजर आ रही है, कुछ स्टेबिलिटी नजर आ रही होती है, वो नहीं है। अब देखते हैं कि मोहतरमा जो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं बहसियत चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो किस तरह जो है अपना इंप्रेशन छोड़ती हैं गवर्नेंस के हवाले से, सूबे की सियासत के हवाले से। वो एक लॉन्ग शॉट है, वो उसके ऊपर मेरे ख्याल में फिल वक्त हम कोई बात नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका खावर गुमन साहब, थैंक यू मच, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, अभी जो मैंने आखिरी सवाल खावर गुमन साहब से किया था, आपकी तरफ भी मैं लेके आऊँगी यही बात। बाहर भी हम देख रहे हैं, इंटरनेशनली भी जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इस हुकूमत को, पाकिस्तान के सियासी मामलात को, उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त एक सेटअप है और जो अवाम है, ऐसा लग रहा है कि उनके दरमियान एक गैप है। और मियाँ साहब के हवाले से भी उन्होंने ये बात की है कि जी मियाँ साहब जो है वो शदीद डिप्रेशन का शिकार है। साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है सर, ये जो बाहर का एक इमेज परसेप्शन है, ये कोई इसको बॉदर कर रहा है मुल्क के अंदर? और मियाँ साहब क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि वो बिल्कुल हाथ उठाकर झाड़कर वापस जाने की सोच रहे? देखिए, इस वक्त मियाँ साहब तो नेशनल पॉलिटिक्स में इररेलेवेंट हुए हैं। उनकी ना तो कहीं पे नज़र आ रही है एक्टिविटी नज़र आ रही है, ना ही उनकी कोई प्रेजेंस नज़र आ रही है। वो शहबाज शरीफ साहब और जो हैं मतलब मरीम नवाज़ साहबा, उनका भी जो सियासत का स्टाइल है वो बड़ा पुराना है, वो ऑब्सलीट हो चुका है। अब वो कैमरों पे आप जाना, लोगों से मिलना, लोग देखें इस वक्त इन चीज़ों के से बिल्कुल मुतासर नहीं होते। मियाँ साहब का जो असल मसला ये हुआ है कि मियाँ साहब ने हार मान ली है। वो नज़र ये आता है कि उन्होंने कम से कम सौदा ये कर लिया कि मरीम नवाज़ की सीएमशिप जो है उन पे उन्होंने ज़िद लगा कि अपने भाई से वो उन्होंने कहा जी कि वो आप मरीम साहबा को दें, और ठीक है मैं अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता तो वो प्राइम मिनिस्टर शिप से उन्होंने खुद ही जो है वो उसको फॉरगो कर दिया। हालांकि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, मियाँ नवाज शरीफ भी फॉर्म 47 के ऊपर 5 साल निकाल सकते थे, 3 साल निकाल सकते थे। ओनली जो इशू ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो आप शायद इस इंतज़ार में है कि शहबाज शरीफ दोबारा फेल कब होते हैं। और अच्छा। शहबाज शरीफ साहब ने ये कसम खाई हुई है कि वो कुछ भी कर लेंगे, वो हर वो काम कर लेंगे जिसका नज़रिए, उनकी सियासत, उनके जो है जो भी बयानिया अगर कोई है भी, उसका कला कमा हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। सो मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश पूरी होती नज़र नहीं आती कि मियाँ शहबाज शरीफ नाकाम हो तो शायद दोबारा उनकी तरफ देखें। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क की सियासत से आउट हो गए हैं, वो कोई और करिश्मा हो तो शायद वापस आ सकें, लेकिन जल्दी नज़र कोई ऐसी बात होती हुई नज़र तो नहीं आती। जी इमरान साहब, ये आपको लग रहा है कि जो सियासी कश्मकश है इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है सियासी, तो वो मियाँ साहब? देखिए समीना, मैं ज़ाती तौर पे चौधरी साहब की बातों से और आपके सवाल से मुत्तफिक नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये है, देखें मुस्लिम लीग नून की अगर आप सियासत पे नज़र दुराएं ना, तो पिछली 3 दहाइयों की अगर आप बात करें तो मुस्लिम लीग नून की कई दफ़ा हुकूमत बनी, कई दफ़ा टूटी, कई दफ़ा मार्शल आए, कई दफ़ा मामला हुए, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इतनी मुश्किल सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए कभी भी नहीं थी जितनी आज है। आज वो हुकूमत में तो हैं, लेकिन हुकूमत में होने के बावजूद भी उनके लिए मुश्किल हालात हैं, वो सर्वाइवल अपनी उनके लिए मुश्किल और इसी वजह से उनके अपने लोग आके कह रहे हैं कि जी उसकी बुनियादी हालात ऐसे बन गए हैं, हालात इस वक्त ऐसे हैं। देखिए मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त हुकूमत बनी है उसमें मियाँ नवाज शरीफ की मर्जी के साथ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। अगर कोई ये समझता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी मर्जी से बन गए और मियाँ साहब को जो है ना शायद शिकस्त हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ, आपको याद होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ ने जियो टीवी से बात करते हुए इलेक्शन से पहले ये बात कर दी थी कि अगर मखलूत हुकूमत हुई तो फिर शायद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। तो ये बात पहले ही शरीफ फैमिली में तय हो चुकी थी और मियाँ नवाज शरीफ के करीबी लोगों को ये बात पता था। उसके बाद आ जाती है इस बात पे कि वो सियासत से आउट हो गए, तो वो बिल्कुल भी आउट नहीं है, लेकिन उनकी ज़्यादा तवज्जो इस वक्त जो है वो इस बात पे है कि वो पंजाब में अपनी बेटी मरीम नवाज़ को किस तरह से कामयाब करवाते हैं। यहाँ पंजाब में जो मीटिंग्स होती हैं, जो स्ट्रेटजी बनती है, उनमें ना सिर्फ ये कि मियाँ नवाज शरीफ पूरी तरह से हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि वो उनकी पूरी रहनुमाई भी कर रहे हैं। इसी तरह से मियाँ शहबाज शरीफ का भी ये मामला है। जो इकोनॉमिस्ट की स्टोरी है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि डिप्रेशन वाली जो बात है ये उन्होंने इसको बड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया है, ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा। और आपको मैं नहीं ये समझता कि सर, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज तो ऐसी लगती थी जब वो असेंबली में भी आए हैं 2-3 दफ़ा, तो वो कहीं से भी ऐसे मुतमईन नहीं लग रहे थे, खुशबाश तो नहीं लग रहे नहीं। देखिए बात ये है कि ये आपको मैं कह रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा कि
ये नहीं आपको नजर आएगा कि वो मुल्क छोड़ के चले गए अच्छा, और वो दिल बर्दाश्त हो गए। चले देख लेते हैं थोड़ा सा आगे जी बढ़ते हुए कुछ पीटीआई की भी बात करते हैं। यहाँ पे बड़े मसले लेकिन हाँ साहब एक बात मैं लाजमी आपकी ये राय जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पहले जो मामलात हुए इसमें महवर मरकज़ मियाँ साहब की ज़ात थी और नवाज अली का जितना भी वोट है या जो भी सियासत है वो नवाज शरीफ की ज़ात के इर्द गिर्द घूमती है। इस बार वो सेंटर पॉइंट नहीं है, वो नज़र नहीं आ रहे कि इलेक्शन से पहले भी उन्होंने एक जो है वो दिलजमी से नहीं कैंपेन की और बाद में तो बिल्कुल ही वो, तो इस जो पहले की और ये जो फ़र्क है उसमें आपको लगता नहीं है कि मियाँ साहब क्योंकि पहले खुद पिवट थे, सेंटर थे, इस बार वो नहीं है तो उनकी एब्सेंस जो है वो ज़्यादा फील तो होगी। चोई साहब ये देखिए ये होगा क्या अगर ये मुस्लिम लीग नून परफॉर्म कर जाती है और मियाँ शहबाज शरीफ और सूबे में मरियम नवाज पर अच्छा परफॉर्म करती हैं तो आप देखेंगे कि ये सब क्रेडिट मियाँ नवाज शरीफ को ही जाएगा और ये दोनों जो हैं वज़ीर आज़म भी और वज़ीर आला भी दोनों ये कहेंगे कि हमने तो नवाज शरीफ की रहनुमाई में और उनकी हदायत में ये काम वैसे मुझे तो लगता है फिर वो बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे अगर वो लोग कामयाब हो गए। हाँ जी तो वो सर फिर लीडर जो भी हो देखें लीडर तो कौम को डिप्रेशन से निकालते हैं, लीडर की शिकस्त हो या आपकी फतह हो अल्टीमेटली वो लीडर को ही जिम्मेदारी कबूल करना चले जी। इसी तरह का एक बंदा जो है वो जेल में भी बैठा है और वो तो कहता है कि वो नहीं हार मानता और इसी वजह से जो है इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि मज़ाहमत जो है उनकी तरफ से फिर भी जारी है जिस तरह भी है मामला। इमरान साहब क्या पीटीआई के अक्सर बहुत सारे आजकल हमें नजर आ रहा है वर्जन आ रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब कुछ कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब कुछ और कह रहे हैं, एक कन्फ्यूजन है जिस पर हमने उस दिन भी बात की। आपको क्या नज़र आ अभी शेर अफजल मरवत साहब ने ताज़ा एक बयान दिया है कि जी पिछली हुकूमत में पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में भी करप्शन हुई, तो ये शेर अफजल मरवत साहब का कैरेक्टर आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? देखें शेर अफजल मुरवत साहब जो है ना मरवत आप उन्हें मुरवत क्यों कहते हैं? ये ना वो आपके साथ बेमुरवत हो जाए। शेर अफजल मरवत साहब जो है ना मैं तो इसीलिए मुरवत कहता हूँ कि वो मुरवत का मुजाहरा करें। अच्छा मरवत साहब जो हैं वो मामला ये है उनका कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो अगर मुखालिफ टीम में नजर ना आए तो अपने गोल में गेंद फेंक के गोल कर देते हैं, वो इस तरह के आदमी हैं तो उन्हें कोई ना कोई वो चाहिए। देखें बात तो उन्होंने ठीक की है, केपी में पिछली हुकूमत में भी जो करप्शन है उसकी शिकायत तो थी, दूसरा को बंदा हिम्मत नहीं करता। बहरहाल आप 1001 इख्तलाफ करें, शेर अफजल मरवत साहब की आपको एक बात से इनकी तारीफ करना होगी कि वो ब्लंट है, वो अपनी बात खुल के इजहार करते हैं, वो बात छुपाते नहीं, ना छुपा सकते हैं। उनमें बड़ी तनकीद हुई जब उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे जाके सिगरेट पिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था, वो पहली दफा गए थे तो उन्होंने तो अपनी उसमें नहीं उन्होंने बाद में आके तरदीद भी की और उन्होंने कहा कि कैमरों से मुझे साबित करें। अच्छा मेरी गुजारिश सुने, अगर उन्हें गुजारिश ये है कि मामला सिर्फ इतना है कि मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो इस वक्त पीटीआई की सियासत है उसमें तो शेर अफजल मरवत साहब फिट आते हैं। अच्छा। क्योंकि पीटीआई का वोटर सपोर्टर ऐसा ही ब्लंट जो लोग हैं उनको पसंद करते हैं। ठीक है, तो उनकी अगर आप पॉपुलर सियासत देखें ना, चलिए मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है लेकिन मैं एक कमेंट चौधरी साहब से भी शॉर्ट सा ले लूं। चौधरी साहब आप भी जरा इस पे कमेंट करते हैं, पीटीआई में क्या हो रहा है इस वक्त और ये बयानबाजियां एक दूसरे के खिलाफ पार्टी को किस तरह फायदा देंगी? शेर अफजल खान का मसला यह है कि पीटीआई के इंटरनल पॉलिटिक्स में वो ये समझते हैं और है भी फैक्ट है कि वो जो वकला की सियासत है उसमें कुछ लोग उनकी टांगें खींचते रहते हैं और वो रेलेवेंट रहने के लिए ज़ाहिर है वो अपना वो ब्लंट आदमी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वो पहले भी इधर जब स्टेट ऑफिस में भी थे, सीडीए में भी और अपनी वकालत में भी वो खुला डुला आदमी है। और वो जो बात करते हैं वो बेसिकली वो इंटरनल रिफ्ट जो पीटीआई में उनके खिलाफ जो हर वक्त एक कैंपेन चलती रहती है उसको किल करने के लिए भी करते हैं और वो रेलेवेंट भी रहते हैं। वो मीडिया की डार्लिंग, उनको पता है कि मीडिया में जो है रहेगा। खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है उसमें उनको भी चाहिए होता है, उनका जो मेन हथियार भी जो पीटीआई की सियासत का रहा है वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया रहा है। सो इसलिए वो जो शेर अफजल मरवत की जो तमाम तर गुफ्तगू है, हालांकि वो काफ़ी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू भी कर जाते हैं। जिस तरह ये है कि अभी आपने एक जनरल कमेंट कर दिया और इसी तरह कहीं का मुझे सुपारी देते हैं, दी है मेरी ये वो, तो वो इस किस्म की बातें उनके ऊपर वो भी आई थिंक इंटरनल प्रेशर भी रहता है।
तो वो भी अपनी वो, लेकिन बहरहाल अब वो उसी मिजाज के हैं तो वो उसी तरह अपने स्टाइल में जो है वो कह को जाते हैं। लेकिन हर पार्टी में हम देखते हैं इख्तलाफात तो होते ही हैं, और पीटीआई में इस वक्त चूंकि मेन लीडर जेल में है तो ज़्यादा ही हमें कुछ नज़र आ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आकर कुछ मुल्क की मईशत के हवाले से आम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर बात करेंगे कुछ महंगाई और मईशत से जुड़े मामलात के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि अब गैस की कीमतों में भी इजाफे का फ़ैसला किया जा रहा है। ऑलरेडी भी हम देख रहे हैं बिजली महंगी हुई है, मज़ीद भी कुछ कमिटमेंट्स ऐसी हैं जिसमें बिजली भी महंगी होने जा रही है। तो ये जब सारी सूरत हाल बनेगी, इससे महंगाई की बज़ाहिर एक और नई वेव जो है वो जनरेट होगी। कैसे गरीब आदमी सर्वाइव करेगा इसमें, और अगर मईशत की बात करें तो क्या वो मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ी हो सकेगी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अशफाक यूसुफ तोला साहब, माहिर मईशत। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशफाक साहब। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, बिजली भी महंगी अगर हो जाएगी, गैस भी महंगी हो जाएगी, तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि जब ये चीज़ें महंगी होती हैं महंगाई की एक नई लहर आती है, और क्या इसके फिर असरात जो हैं वो आगे ओवरऑल हमें मईशत पर और आम आदमी पर पड़ते हुए नजर आएंगे? एक्चुअली देखिए, बिजली और गैस ये सारे पैसे हमारे प्राइस है, और अब मैं समझता हूँ IMF की जो बड़ी कंडीशनात है इसमें ये शामिल है कि जी आपको इन चीज़ों की यूटिलिटीज की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ा मिजरेबल होगा हमारी मेरा ख्याल है आवाम के लिए, और ये बड़ा मुश्किल वक्त, कड़ा वक्त होगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो इसमें कोशिश ये करनी होगी, और हुकूमत मैं यकीन से कह सकता हूँ करेगी, कि जो प्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं जिनकी इनकम लेवल काफ़ी कम है, जिनका इस्तेमाल काफ़ी कम होता है, उनके टैरिफ में इजाफा ना हो। दूसरी तरफ आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में जो आप अपनी वजीफे दे रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है खातिर ख्वाह इजाफा करना पड़ेगा ताकि आवाम की वरीज में आसानी हो। और तीसरा जो मिनिमम वेज है मैं समझता हूँ उसको 50,000 रुपये होना चाहिए, और ये 50,000 रुपये होगा सब जाके कहीं। लेकिन तोला साहब ये फरमाइएगा कि अगर आम आदमी के लिए टैरिफ मुख्तलिफ भी हो, उसका ना बढ़ाया जाए, सिर्फ कारखानों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आप गैस की कीमत बढ़ा दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें, तो ईंधन तो महंगा हो जाएगा, और ईंधन महंगा होगा तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होगी, दुनिया की हर चीज़ महंगी होगी तो अल्टीमेटली तो आम सार्फ पे ही उसका असर पड़ेगा। उस असर को कहीं ना कहीं से पूरा करने के लिए आपको मिनिमम वेज 50,000 रुपये करनी पड़ेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो अंडर प्रिविलेज जो हमारे दोस्त हैं, जो खलकत है हमारी, उसको आपको वज़ाइफ में इजाफा करके उनको कहीं ना कहीं से सांस लेने की जगह देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि इससे हमारी मईशत को बिल्कुल, ये आवाम को तो बहुत बड़ा नुकसान है, हमारी मईशत में हुकूमत को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसकी वजह ये होगी कि देखें, हुकूमत का सारा दारोमदार जो होता है आवाम के टैक्सों पर होता है, और अब जाहिर बात है जब आप टैक्स की इनकम, आपकी जो रेवेन्यू रिसोर्सेज होंगे ज़्यादा होंगे, आपके जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है हुकूमत को 1% शरह सूद में इजाफे के बाद 400 अरब रुपए का खुमियादा भुगतना पड़ता है। तो ये आप मत समझें कि सिर्फ आवाम को बिल्कुल बहुत बड़ी हिट पड़ेगी, बट हुकूमत को भी बहुत बड़ी हिट पड़ेगी। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी आता है अशफाक साहब कि क्या वाहिद यही हल है कि बिजली गैस महंगी कर दो, आसान हल है, और उसके अलावा जो है वो कुछ और ना किया जाए? कोई और अल्टरनेट हल भी तो हो सकते हैं कि जिसमें और रिफॉर्म्स कर ली जाएं, किसी और सेक्टर्स में बेहतरी कर ली जाए, किसी और तरह पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं, ताकि जो आम आदमी उसके ऊपर महंगाई की नई लहर का बोझ ना आए। देखिए, इसका तरीका यही है, आपका सबसे बड़ा मसला है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है आपका कि आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं है, और एक्सपोर्ट्स जो आईटी की और जितनी होनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं, और दूसरी भी एक्सपोर्ट सही से आपकी नहीं हो रही। इंपोर्ट को आपको खातिर ख्वाह कमी करनी पड़ेगी ताकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम से कम हो। रेमिटेंसेज में आपको इंसेंटिव देने पड़ेंगे, और फॉरेनर जो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी हैं उनको भी मुल्क के बारे में अब सोचना पड़ेगा। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है तो आपको IMF या इन इदारों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
तो आप अपनी पॉलिसीज खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम होगी। आप अपना फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे और टैक्स रिफॉर्म्स आपके पास तैयार पड़ी हुई है, मुझे नहीं समझ पड़ रही है क्या आ रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। हमने रिपोर्ट लिखी है कम से कम 25 खरब के नए टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, तो मैं कहता हूँ वो लगने चाहिए और उस रिपोर्ट पे मेंशन है। तो ये सब कर लें, मेरा ख्याल है महंगाई की उसमें मेरा ख्याल है कम से कम खातिर खा कमी होगी। दूसरी तरफ ये जो इस वक्त आपका जो डॉलर ट्रेड हो रहा है 278-280 के दरमियान, इसकी असल मालियत जो है ये 235 से 250 है। मुझे समझ नहीं पड़ी है कि स्टेट बैंक इतना डॉलर क्यों महंगा बाई कर रही है। अगर आप 30 से 35 रुपए डॉलर कम कर दें तो आपको 5.5 से 6% महंगाई में कमी हो जाएगी। इससे लोगों को बड़ी रिलीफ मिलेगी और हुकूमत को भी रिलीफ मिलेगी। तो ये सब चीजें हैं जो हुकूमत को और नए फाइनेंस मिनिस्टर को उसकी तरजीह देनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि आप रुपी मार्केट में या डॉलर मार्केट में आप इन्वॉल्व हो, मगर जो रियल वैल्यू है, क्योंकि स्टेट बैंक जब बाई करने निकलता है तो जो डॉलर एक्सेस मार्केट में पड़ा होता है उसकी सप्लाई स्टेट बैंक जब उठा लेगा तो रेट नीचे नहीं गिरेगा। और आज आपने देखा होगा जी, मेरी कैलकुलेशन थी, उसको तो शायद ये खातिर ख्वाह नहीं लाएंगे क्योंकि घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर होती है। अब गोल्डमैन सैक ने लिख के दे दिया है कि जी 20% से आपका रुपये अंडर वैल्यू है। तो उन चीजों को तो जरा बरूज खातिर ले आए भाई। मेरा तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान हम सबका है। अच्छा तौला साहब, ये फरमाइएगा कि आपने कहा IMF की अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी तो हमें ज़रूरत है IMF की। आप क्या समझते हैं कि अगर हमारा पैकेज डील हो जाती है, हमें किस्त भी मिल जाती है, तो मौजूदा हुकूमत और नए जो वजीर ख़जाना हैं, क्या वो मामलात को दुरुस्त सिमत में ले जाएंगे? मेरी दुआ है और अल्लाह करे पाकिस्तान की मईशत सही सिमत में जाए और औरंगजेब हमारे बहुत से साथियों में से, दोस्तों में से हैं, अल्लाह उनको कामयाबी दे। हमारी जहाँ तक हेल्प होगी हम सब भी करेंगे, पाकिस्तान के लिए सब हेल्प करेंगे। मगर जो IMF की कंडीशनैलिटीज और जो मीडिया के तराशे हमारे पास मिल रहे हैं वो कोई अच्छे इशारे नहीं दे रहे। तो मैं नहीं समझता कि इन हालात में इस किस्म के सख्त इक़दाम लेके मईशत को चलाना और उसको अपनी डगर पे ले जाना अगले 2-3 सालों से पहले कोई ऐसी मुझे नवीद नजर नहीं आ रही, अनलेस के दुनिया में कोई मामलात रिसेशन के ठीक हों और दुनिया की मईशत में मेरा ख्याल है ये कसाद बाजारी वगैरह खत्म हो, तो मेरा ख्याल है फिर कहीं ना कहीं आपको चांस पाकिस्तान में भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशफाक यूसुफ तौला साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म हुआ नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।